तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th। ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है ना। तो मैं भाई इस चैप्टर को नोट्स के साथ एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको कहीं भी नोट्स मांगने की आवश्यकता न हो, इसीलिए मैंने नोट्स खुद बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। और इसी नोट्स से मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, क्लास 9th का साइंस का पूरा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, आपका भाई पढ़ाएगा, वो भी नोट्स के साथ। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और हमसे नोट्स के साथ पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना। कहीं नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा, मैं आपको नोट्स के साथ ही पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा और नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो चलो भाई, पहला स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कक्षा 10वीं का मैंने भी साइंस स्टार्ट कर दिया है, 9-10 का साइंस में स्टार्ट कर दिया है। पूरा साइंस मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक, नोट्स के साथ। और 9वीं का गणित और 10वीं का गणित मैंने पूरा पढ़ा दिया है, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। पहले इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पदार्थ, कि पदार्थ क्या होता है भाई। देखिए, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब वो कितने केजी का है, कितने किलो का है वो वस्तु। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ। ठीक है। अब लिखा है कि और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी पदार्थ होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है। जैसे किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा। ठीक है। तो दुनिया में जितना भी वस्तु आप देखते हो वो सभी आप क्या है, पदार्थ है। ठीक है। हम दुनिया में जितने भी वस्तु देखते हैं ना, उस सभी पदार्थ हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम पढ़ेंगे कणों के गुणधर्म। ठीक है। तो देखिए, जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उन कणों के गुणधर्म के बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि कणों के बीच रिक्त स्थान। देखिए, अब कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है ना, उसके बारे में हमको क्या करना पड़ना है। सॉरी, यहाँ यार। ठीक है। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब जो पदार्थ होते हैं ना, उनके कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा, तो अब भैया मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब जो पदार्थ के कण होते हैं ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते रहते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक एक पॉइंट को बारी बारी से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या बोला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम ठोस में होता है, ठोस से अधिक द्रव में होता है, सबसे अधिक गैस में होता है। तो ये तीनों चीजें तो हम जान जाएंगे, लेकिन पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये पता कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात। अब देखो, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। आप क्या करना, यहाँ पर देखो, एक गिलास ले लेना। ठीक है। मान लो इसमें यहाँ तक पानी है, इसमें पूरा पानी आपने भरा है, पूरा पानी भर दिया यहाँ तक पूरा पानी भरा है। और मैं इसमें डालूंगा नमक थोड़ा सा। ठीक है। इसमें NaCl डाल देते हैं और H2O पहले ही से है, मतलब इसमें जल है, और नमक थोड़ा सा इसमें घोल लेते हैं। ठीक है। तो जब हम नमक इसमें घोलेंगे तो ये जो पानी का स्तर है थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए कि नहीं। तो लेकिन अब जब आप नमक घोलोगे इसमें तो देखोगे जो पानी का स्तर है वो ऊपर नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि पानी में जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तो ये जो नमक नहीं होता है, उन्हीं रिक्त स्थान के बीच में क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। इसलिए ये जो पानी का स्तर ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, समझ गए। तो हमने क्या समझा भाई, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान जो होता है वो सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम ना ठोस में होता है। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं,
इसलिए जो रिक्त स्थान होगा ये सबसे कम इसमें होगा, ठोस में। और ठोस से अधिक द्रव में होता है और द्रव से अधिक किस में होता है, गैस में। मतलब सबसे ज्यादा ठोस में होता है, सबसे कम ठोस में होता है, सबसे ज्यादा गैस में होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है ना, वो सबसे कम किस में होगा भाई, ठोस में। ठोस में क्यों कम होगा, क्योंकि उसके कण तो पहले ही बहुत पास पास होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अगला देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब हमको पढ़ना है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। देखिए लिखा है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसे गतिज ऊर्जा। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है ना, देखो बोला है कि तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेजी होती है। ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। मतलब जब तापमान बढ़ता है तो कण की जो गति होती है ना, वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्योंकि उस समय क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना, क्योंकि जब गतिज ऊर्जा रहेगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, जो कणों की गति है ना, वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। अब देखो, जो कणों की गति है ना, उस सबसे कम आपका किसमें होता है, ठोस में। तो क्वेश्चन आएगा कि भैया कणों की जो गति होती है वो सबसे कम किसमें होती है, ठोस में होती है। ठीक है, द्रव में मध्यम, मध्यम का मतलब न ही ज्यादा तेज और न ही ज्यादा कम, मध्यम होती है इसमें। और सबसे अधिक किसमें होती है, गैस में। गैस के कण बहुत दूर दूर होंगे तो इसलिए बहुत तेज भागता है उसमें। और इसमें क्या होगा, कण पास पास है इसलिए धीरे धीरे भागेगा बेचारा। जब उसको रास्ता दोगे तभी तो वो भागेगा हले हली, है कि नहीं। अब रास्ता नहीं है तो कहाँ से भागेगा भाई। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, अब पढ़ेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये हमको पढ़ना है। मतलब कणों के बीच में ना आकर्षण बल होता है। सबसे अधिक जो आकर्षण बल होता है वो ठोस में होता है, द्रव में मध्यम होता है, और सबसे कम जो आकर्षण बल होता है वो किसमें होता है, गैसों में होता है। मतलब सबसे ज्यादा ठोस में और सबसे कम किसमें, गैस में। और द्रव में पूछेगा तो भाई इसमें आकर्षण बल मध्यम होता है। मध्यम का मतलब न ज्यादा होता है और न ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि जो भाई हमारी पदार्थ होती हैं उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है ना, अब देखिए इसमें से जो ये दो चीज है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दोनों हमको नहीं पढ़ना है। आपके बुक में ठोस, द्रव, गैस इन्हीं तीनों के बारे में है, तो इन्हीं तीनों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इन दोनों के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठोस के बारे में पढ़ते हैं कि ठोस क्या होता है। देखिए, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस। आकार का मतलब वो कैसा है, आयतन, आयतन मतलब जितना स्थान घेरता है। ठीक है, जैसे पत्थर, लकड़ी, मेज, ईंट, ये सब का है आपका ठोस होगा। ठोस में आकार आयतन दोनों निश्चित रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द्रव में क्या होता है, द्रव में आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार का मतलब जिस बर्तन में उसको वो रखोगे वैसा उसका आकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आयतन तो निश्चित होगा लेकिन परंतु उसकी जो आकार है वो क्या होता है, अनिश्चित। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्रव। जैसे क्या हो गया, जल और तेल। ठीक, कोनो दिक्कत। द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, गैस में क्या होता है, गैस में जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैस। मतलब इसमें आयतन और आकार दोनों का रहेगा आपका अनिश्चित, उसको क्या कहेंगे, गैस। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, जितने भी गैस आते हैं सबको ले लो। ठीक है, अब देखिए
पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। जैसे पहले हमको पढ़ना है कि गलनांक। ये गलनांक क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको गलनांक कहते हैं। मतलब वह तापमान, ठीक है, टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस हो तो वो पिघल कर किस में बन जाए भाई, द्रव में, उसको क्या कहते हैं, गलनांक। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब देखो संगलन क्या होता है, तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहा जाता है। मतलब अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगलन भी कहते हैं। ठीक है ना। देखो जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, पहले जो प्रक्रिया होती है आपको पता है, कोई चीज का है, पहले होता है ठोस, फिर द्रव, फिर क्या होता है, गैस। ठीक है ना। मान लीजिए ये क्या बर्फ है, बर्फ को जब हम पिघलाएंगे तो द्रव बनेगा, और द्रव फिर क्या होगा, गैस में चेंज हो जाएगा वाष्पीकृत होकर, गर्म करेंगे। तो ये प्रक्रिया है कि कोई चीज़ अगर ठोस रहेगी तो पहले द्रव में आती है फिर गैस में, अगर कोई चीज़ गैस में है तो वो पहले द्रव में आएगी फिर कैसे आएगी, ठोस में। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे में होती हैं कि सीधे ठोस से द्रव में, अरे सॉरी, ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो संगलन क्या होता है, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब देखो क्वथनांक क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। अब द्रव जो है मतलब पानी जब उबलने लगेगा मतलब खौलने लगेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक। वह टेम्परेचर जिस पे द्रव खौलने लगे, तो द्रव किस टेम्परेचर पर खौलता है भाई, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर याद कर लेना। ठीक है ना, जो द्रव होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है, खौलने लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक। और जो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है। ठीक है, इसके बाद है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, देखिए जब पदार्थ तरल से वाष्प में बदल जाता है तो इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पदार्थ तरल पदार्थ है वो वाष्प में परिवर्तन हो जाता है उसका, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और यहाँ नीचे लिखा गया है कि पानी के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है ना वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा है कि जो पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वो कितनी होती है, तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब उसके बाद देखो ऊर्ध्वपातन। तो ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है, देखो तो ऊर्ध्वपातन ना, देखो लिखा है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब अगर कोई चीज ठोस है, मैंने अभी क्या बताया कि अगर कोई चीज ठोस है तो वो पहले द्रव में बदलेगा फिर गैस में बदलेगा, मैंने आपको यह समझाया। लेकिन अगर कोई चीज सीधे ठोस से गैस में बदल जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना, अगर कौनो चीज सीधे ठोस से किस में बदल जाए, गैस में, तो उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा कि अगर कोई वस्तु मतलब कोई पदार्थ, वस्तु नहीं कोई पदार्थ किससे सीधे ठोस से गैस में बदल जाए तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे जैसे आपका कपूर तो आप लोग जानते हो वो ठोस रहता है तो सीधे गैस में बदल जाता है वो, ठीक है ना, वो द्रव में नहीं बदलता है। ठीक, तो सीधे अगर कोई वस्तु ठोस मतलब कोई पदार्थ ठोस है और वो गैस में बदल जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अब देखो निक्षेपण क्या होता है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब गैस से सीधे ठोस बन जाए तो उसको क्या कहेंगे, निक्षेपण। अब भैया देखो मैंने क्या बताया,
अगर ठोस से सीधे गैस बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। यह ना, अगर ठोस है सीधे गैस में चेंज हो गया तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन। अगर गैस है सीधे ठोस में चेंज हो गया तो उसको कहेंगे निक्षेपण। ठीक है, गैस से सीधे ठोस में बदल जाए निक्षेपण, और ठोस से सीधे गैस में बदल जाए ऊर्ध्वपातन। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो लिखा है तापमान का अंतरराष्ट्रीय एशियाई मात्रक केल्विन होता है। मतलब जो तापमान का मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन, जिसको हम लोग के से दर्शाते हैं। और जो 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, ये मतलब ई केल्विन और डिग्री सेल्सियस का है तापमान का मात्रक, इसमें मापते हैं तापमान को। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद पढ़ते हैं संघनन। संघनन क्या होता है? जल वाष्प का द्रव में परिवर्तन परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। मतलब जो जल वाष्प होती है ना, वाष्प, अगर वाष्प द्रव में बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संघनन। समझे ना? जैसे वाष्प है उसको हम लोग किसमें ले लें? द्रव में। मतलब अगर वाष्प द्रव में बदल रहा है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। तो कोई पूछेगा संघनन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि भाई अगर जलवाष्प की जो मतलब जो जलवाष्प है वो द्रव में बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है, इसको अगर आप समझ लिए तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर ठोस है, द्रव है, गैस है। अब ये जो तीर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, इसका मुंह देखते जाइएगा किधर है। जैसे अगर कोई चीज ठोस है, ठोस से अगर वो द्रव में जाता है, ठोस से किस में जाता है? द्रव में, तो उसको कहते हैं संघनन। ठोस से जैसे मान लीजिए कि क्या है? बर्फ है, तो संगलन को गलना भी कहते हैं। संगलन को गलनांक। ठीक है, उसको याद कर लीजिए, गलनांक। इसको गलनांक भी कहते हैं, मतलब गल रहा है। तो जब ठोस है वो गलेगा तो द्रव बनेगा ना, तो इस संगलन को गलनांक भी कहते हैं। अगर कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसको संगलन या गलनांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए द्रव है तो गैस में बदलेगा। तो जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, जैसे जो बारिश की बूंदें होती हैं और ये बारिश का जो पानी होता है तालाबों में भरा रहता है तो अपने आप सूख जाता है ना। तो कैसे सूखता है? धरती माता उसे नहीं सूखती हैं, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है ना, वो वाष्प बन के पानी क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ये मत सोचिएगा कि धरती सोख रही है उसको, नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। तो द्रव है वो गैस में बदलेगा तो उसको कहेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, अब देखिए गैस है, अगर गैस किस में बदलेगा? ठोस में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निक्षेपण। अब पढ़े थे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तीर इधर का है, मतलब अगर कोई द्रव ठोस में बदलेगा तो उसको कहेंगे जमना। जैसे द्रव है, मान लीजिए पानी है, पानी बर्फ बन गया तो जमा ना, उसी को कहते हैं जमना। ठीक है ना, मतलब द्रव ठोस में बदलेगा तो उसको क्या कहेंगे? जमना। अब देखिए गैस है, गैस अगर द्रव में परिवर्तित होगा गैस, तो उसको कहेंगे संघनन। गैस किस में परिवर्तित होगा? द्रव में, तो उसको क्या कहेंगे? संघनन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ठोस अगर किस में परिवर्तित होगा? सीधे गैस में, तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन। उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। अब ये हमने पढ़ा था। अगर ठोस है सीधे किस में परिवर्तित होगा? गैस में, तो उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आपको? अब आगे देखिए, आगे है हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? देखिए, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो वाष्पीकरण होता है ना, उस सतह पर ज्यादा होता है। ठीक है, जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्वथनांक से नीचे, किससे? मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। क्वथनांक कितना होता है जल का? 100 डिग्री सेल्सियस। उससे नीचे
किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया लिखते हैं, ठीक है ना। किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का मतलब एक का चीज होता है कि कोई भी जो वस्तु है वो कितना जल्दी सूखता है, उसमें का पानी खत्म होता है, यह है वाष्पीकरण का मतलब। या कोई भी वस्तु है कितना जल्दी ठंडा होता है, यह सब है वाष्पीकरण का मतलब, ठीक है। जैसे सतह का क्षेत्रफल, ये जो वाष्पीकरण होता है आप किस पे निर्भर करता है यह जान लेते हैं। तो बोला है ना वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है सतह का क्षेत्रफल। तो जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। अभी कैसे है, अब मान लो कि आपने चाय लिया, अब चाय को आपको जल्दी से भाई पीना है, तो उसके लिए उसको ठंडा करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको जुड़वाना पड़ेगा। तो फूंक मार रहे हो, वो ठंडा ही नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, एक प्लेट बड़ा सा लाओगे। तो प्लेट लाओगे तो प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा आपके कप से क्षेत्रफल से ज़्यादा होगा प्लेट का क्षेत्रफल। तो प्लेट में क्या करोगे, उस चाय को पूरा आप रख दोगे। तो जब पूरा चाय प्लेट में रखोगे तो देखोगे प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो चाय जल्दी से ठंडा हो जाएगा और उसको आप पी लोगे आराम से, ठीक है। अब दूसरा तापमान पर भी निर्भर करता है, सही बात है। तापमान जितना ज़्यादा होगा कपड़ा जल्दी से सूखता है, पता है आपको ना, पता है ना, तो वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब अगर वायुमंडल में नमी है, क्या है, नमी है, तो मतलब वाष्पीकरण जल्दी से नहीं होगा। नमी मतलब पहले ही से है तो कहाँ से वाष्पीकरण ज़्यादा जल्दी जल्दी होगा, ठीक है ना। वायु की गति, अब देखो वायु की गति पर निर्भर करता है। जैसे मान लो कपड़ा आपने रख दिया, और वायु मतलब हवा चल रहा है तो कपड़ा जल्दी से सूखा जाएगा, मतलब वाष्पीकरण होगा। लेकिन अगर आपने कपड़ा डाला और हवा ना ही चलत हो तो वाष्पीकरण होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। ये नहीं कि नहीं होगा, होगा लेकिन धीरे धीरे आपका कपड़ा सुखाएगा। ये सब तो आप लोग जानते ही हो कि भाई हवा चल रहा है तो कपड़ा जल्दी से सूखा जी, ठीक है। अब देखो वाष्पीकरण से शीतलता, अब आपको पता है ना कि वाष्पीकरण से हमको ठंडक महसूस होती है, कैसे, देखो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। मतलब जब वाष्पीकरण होता है, मतलब जब पानी सूखता है तो पानी सूखेगा कैसे, पानी सूखेगा कैसे, जब उसको ऊर्जा ताप मिलेगा तभी तो वो सूखेगा। तो वही बोल रहा है कि अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। मतलब जब ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, मतलब जब ताप आता है उन लोगों के पास तो पानी सूखेगा। तो बोला है कि वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है, मतलब जी जब ये अवशोषित करेगा ऊर्जा को तो वातावरण में जो ऊर्जा होती है वो खत्म होती है, मतलब उसकी हानि होती है, और वातावरण में शीतलता हो जाती है, और वातावरण जो होता है ना वो ठंडा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर, ठीक है ना, जो वाष्पीकरण अगर हमको करना है तो देखिए अगर वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण कैसे होता है, जो हमारे वायुमंडल के जो कण होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, उसमें ऊर्जा होती है। तो ई क्या करेगा ना कि सबका ऊर्जा ले लेता है। जब सबका ऊर्जा लेगा ना तो ये क्या होता है, सूखा जाता है। और जब सूखा जाएगा भाई तो जो मौसम होगा वो ठंडा हो जाता है। अब कैसे देखो, मान लो आपने अपने हाथ पर सेंट मारा, सेंट मारा, ये पूरा सेंट मारा ऐसे ही। अब सेंट मारोगे देखोगे कुछ समय बाद ये ना क्या होगा, सूख जाएगा। अब जब सूखता है ना तो आपको बड़ा ठंडा महसूस होता है ना ठंडा। क्यों महसूस होता है, क्योंकि इसका क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है। तो वाष्पीकरण से हमको शीतलता मिलती है। कहने का मतलब ये है कि वाष्पीकरण से हमको शीतलता मिलती है। शीतलता का मतलब वाष्पीकरण से हमको ठंडा महसूस होता है। वाष्पीकरण होगा तो आपको क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो भाई ये चैप्टर हम लोगों का होता है कंप्लीट। अगर कोई इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।